प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम सभी लोग उत्तर प्रदेश डीएलएड के चतुर्थ सेमेस्टर का राजन सीरीज का मैथ का प्रश्न हल करने वाले हैं और यह लघु उत्तरीय प्रश्न का अंतिम वीडियो होगा, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला का मैंने वीडियो आपके इस YouTube चैनल पर सारा प्रश्न बनाकर अपलोड कर दिया है। ध्यान रहे, सभी वीडियो को आप देख डालेंगे तो आप सेमेस्टर में तो फेल पक्का नहीं होंगे, साथ ही साथ आपका नंबर अच्छा हो जाएगा और आगे भविष्य में आप टेट की तैयारी करेंगे, एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करेंगे, तो जहां पर यह बेस का काम आपका करेगा। चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। कहता क्या है, ध्यान रहे। देखिए कहता क्या है कि नीचे एक चित्र दिया गया है, आपको एक चित्र दिया गया है। इस टाइप का प्रश्न पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया गया था। एक प्रश्न दिया गया है और इसमें एक चित्र भी दिया गया है और चित्र में क्या कहता है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र क्या है? ओ है। ओ वृत्त का केंद्र बताया गया है, वृत्त का केंद्र बताया गया है और ए ओ बी व्यास है। ए ओ बी आपका ए ओ और बी एक व्यास दिया गया है। कह रहा वृत्त पर स्थित बिंदु सी और डी इस प्रकार हैं, वृत्त पर स्थित बिंदु सी और डी इस प्रकार हैं कि सी ए बी बराबर 30 अंश और ए बी डी बराबर 40 अंश। तो ऐसे में कोण सी ए डी ए वाला पूरा पूरा और सी बी डी ये वाला पूरा पूरा कोण का मान बताना। तो मैं आपको समझा दूं कि पिछले वीडियो में आपको बताया गया था कि किसी एक वृत्त को जब उसके व्यास से यानी अर्धवृत्त में बना त्रिभुज क्या होता है? समकोण होता है। और यहां समकोण दिया भी गया है, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस कोण का मान 30 अंश दिया है तो इस कोण का मान ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है? 180 अंश होता है। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, विषम बाहु त्रिभुज हो, किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यह बात आपको याद रखनी है। तो चलिए हम सभी लोग प्रश्न हल करते हैं। अब देखिए हल में क्या करना है। तो सबसे पहले अगर इस कोण का मान आपको ज्ञात करना है तो इस कोण का मान ज्ञात करने के लिए इस वाले कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। किस कोण का मान? इस कोण का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो चूंकि आपको ये पता है कि कोण ए सी बी प्लस में कोण सी ए बी प्लस में कोण सी बी ए बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश। आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसका मान 90 अंश है, इसका मान 30 अंश है और इसका मान ज्ञात कर लो आप। इसका मान आप क्या कर लो? ज्ञात कर लो। अब देखो 9 3 12, 120 अंश उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 120 अंश। अब यहां रह जाएगा कोण सी बी ए बराबर, यहां देखो 120 घटेगा तो आ जाएगा 60 अंश। कितना आ जाएगा? 60 अंश। यानी इस कोण का मान कितना आ गया है? इस कोण का मान हो जाएगा 60 अंश हो जाएगा। क्या बात समझ गए? आप वैसे भी देख सकते थे कि ये 90 अंश है, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि 90 30 120 प्लस 60 180। इस कोण का मान आपको पहले ज्ञात करना पड़े। अतः आप बता सकते हो, अतः आप लिख सकते हो अतः कोण, कौन सा कोण आपको बताना है? सी। देखो सी बी डी वाला पूरा बताना है। अतः कोण सी बी डी बराबर होगा क्या? कोण क्या क्या होगा भैया? कोण सी बी ए प्लस में कोण क्या बताओगे? ए बी डी। तब इसका मान क्या क्या होगा? आप देख लो, खुद से देख लो। खुद से इसका मान आपने निकाला 60 अंश और इसका मान आपके पास है 40 अंश। तो कुल मिलाकर कितना होगा? 60 40 100 अंश सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको अगला प्रश्न लगाना है कि यहां पर फिर से पुनः, बात समझ रहे हैं, पुनः लिख लो आप। पुनः कोण ए बी, कोण ए बी डी
प्लस में कोण BAD प्लस में कोण ADB बराबर 180 अंश। चूंकि इसका मान आपके पास है, इसका मान है 40 अंश, इसका मान आप ज्ञात कर लो, BAD का मान ज्ञात कर लो, इसका मान है 90 अंश बराबर में 180। अब देखो 9 4 13 यानी 130 उस साइड जाएगा, माइनस 130 अंश हो जाएगा। अतः कोण BAD बराबर हो जाएगा 130 अंश घट जाएगा तो क्या आएगा 50 अंश। अब आपको पता है कि हमें इस टोटल का मान ज्ञात करने के लिए लिखना होगा कोण A, कोण आपको लिखना होगा CAB प्लस में कोण BAD बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मान होगा, कोण किसके बराबर होगा, CAD के होगा। अब इसका मान कितना आपने निकाल लिया है, आप बता सकते हो। CAB कितना दिया है, CAB 30 अंश दिया गया है और इसका मान आपने कितना निकाला है, तो 50 निकाला है। तो 50 30 कितना हो जाएगा 80 अंश। अतः आप बताओगे CAD बराबर कितना हो गया 80 अंश। सवाल का उत्तर। एक का मान कितना आ जाएगा, एक कोण का मान आ जाएगा 100 और दूसरे का कितना आ जाएगा 80 अंश। क्या ये सबको समझ में आ जाएगा? क्या आएगा, एक कोण का मान 100, इस कोण कौन से कोण का मान CBD का मान 100 अंश है, इसका मान आ जाएगा 80 अंश। कितना आ जाएगा 80। एक प्रश्न को समझो, हर प्रश्न को लगा लो, 50 30 80 और 60 40 100 सवाल का उत्तर। समझ गए ना? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप ताकि अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलें। चलिए अगला प्रश्न आपका कहता क्या है, इसे समझते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है 2 अंकों की एक संख्या है। क्या है, 2 अंकों की एक संख्या है और जिसके अंकों का योग कितना दिया गया है 12। 2 अंकों की एक संख्या है जिसके अंकों का योग 12 दिया गया है और आपसे कह रहा है कि यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए। अब 2 अंकों की संख्या आपको लेना है, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर क्या होता है 10x धन y होता है। और इसमें अंकों का योग कह रहा है, किसका कह रहा भैया, अंकों का योग कह रहा है। तो अंकों का योग क्या होगा, x प्लस y बराबर कितना दिया गया है 12 दिया गया है। अंकों का योग x प्लस y बराबर 12 दिया गया है। कह रहा यदि उसी संख्या में यानी संख्या 10x धन y में अगर हम 36 क्या कर दें, घटा दें, क्या कर दें, घटा दें, 36 घटा दिया जाए तो उनके अंक के मान पलट जाएंगे यानी 10y धन x हो जाएगा। आपको मैं बताऊं, जैसे आप लिखते हैं 37, तो इसमें देखो 2 अंक है, एक 3 दहाई है और एक क्या है 7 इकाई है, तभी 30 7 37 होता है, तभी 37 होता है। अभी लिख लो 86 लिख लो तो देखो 8 दहाई 6 इकाई, तभी 80 6 86 होता है। तो ये 2 अंकों की संख्याओं में देखो 8 दहाई मतलब 8 के स्थान पर x, 10 प्लस में 6 के स्थान पर y, तभी तो 10x धन y 2 अंकों की संख्या होता है। इसी प्रकार से आपको समझना है कि भैया 2 अंकों की संख्या क्या है 10x धन y है, इसी में 36 घटा दिया जाए तो अंक पलट जाएंगे। थोड़ा इसे सरल कर लेते हैं, y को इधर x को इधर 36 को उधर कर देते हैं, 36 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 10y, देखो 10x पहले से है प्लस में i माइनस 10y माइनस में x, इन दोनों को घटा लो, x को घटा लो, x को घटा लो, x आके घटेगा तो 9x और यहाँ देखो 10 माइनस 1 9y और बराबर कितना हो गया है 36। क्या इतनी बात समझ में आ जाएगा, हो जाएगा 36। अब देखोगे कि भैया 9 1 का 9, 9 1 का 9, 9 चौक 36 यानी x माइनस वाई बराबर क्या आ गया 4, x माइनस वाई बराबर 4 आ गया और x प्लस वाई बराबर आपने निकाला है 12। तो समीकरण 1 और 2 से आप कह सकते हो, समीकरण 1 और 2 से x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 4, अतः x बराबर यानी 2x बराबर 12 4 16, 2 अठे 16, x का मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 अठे 16 यानी x बराबर क्या हो जाएगा 8। अगर x का मान यहाँ रख देते हैं यानी x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 12, तो 8 रख देते हैं तो प्लस वाई बराबर 12,
8 माइनस हो जाएगा तो y का मान क्या आ जाएगा 4, 8 4 12, y का मान क्या आ जाएगा 4। अब ध्यान रहे कि संख्या अगर हमें बतानी है तो संख्या बराबर बताओ क्या बताया गया है, संख्या बराबर 10x धन y बताया गया है। 10x के स्थान पर 8 रख दो, y के स्थान पर 4 रख दो, तो 10/80 प्लस में 4 बराबर 80 4 84। यही आपके सवाल का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यह सवाल के आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, यानी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 84। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सभी लोग। अगला प्रश्न आपका कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 3 मीटर व्यास है, क्या है 3 मीटर व्यास है, व्यास 3 मीटर है और 14 मीटर गहरा कुआं है। 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। देखिए अब ये समझिए आप कि एक 3 मीटर व्यास है, व्यास मतलब ऐसे पूरा पूरा, त्रिज्या का दोगुना होता है व्यास, यानी 2r बराबर 3 मीटर, तो r बराबर क्या हो जाएगा बता दोगे, 3/2 मीटर हो जाएगा, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी। और 14 मीटर गहरा कुआं है, कितना मीटर गहरा है, 14 मीटर गहरा कुआं है, यानी ऊंचाई कितनी है इसकी 14 मीटर, कुएं की ऊंचाई कितनी है 14 मीटर, अंदर से मिट्टी निकल। कह रहा 30 रुपए प्रति घन मीटर की दर से खोदने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो पहले इसका आयतन ज्ञात करो, तो क्या लिखोगे आप, कुएं का आयतन, बात समझ रहे ना, कुआं का आयतन लिख लोगे। तो कुआं का आयतन बराबर होता क्या है, कुआं का आयतन होता है πr²h, क्योंकि कुआं बेलन के जैसा है, कुआं बेलन के जैसा है तो इसलिए बेलन का आयतन πr²h। और इसमें 30 रुपए से आप गुणा कर दोगे तो टोटल खर्च आ जाएगा। तो देखो पहले कुएं का आयतन आ गया है, तो चलो कुएं का आयतन, पाई का मान 22/7, त्रिज्या के रूप में 3/2 और 3 2 बार लिख लेंगे, और ऊंचाई कितनी है आपकी 14 मीटर। 7 दूनी 14 से 14 खत्म हो गया। अब रखोगे 3 त्रिक्का 9 दूनी 18 के 8, बात समझ गए ना, 3 त्रिक्का देखो सब सही है ना, मीटर है ठीक है, 3 त्रिक्का 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 3 त्रिक्का 9 दूनी 18 1 19, बटे में क्या आ गया 2। चलो अब देखो इसे चाहे तो आप गुणा कर दो, या फिर 30 से पहले इसे चाहे तो सरल कर लो, या फिर 30 से गुणा कर दोगे, ये पूरा आयतन आया है, इसे और सरल कर सकते हो। तो 2 9 18 के 8 हासिल 1, फिर 2 9 18, बात समझ गए ना, 99 घन सेंटीमीटर उस कुएं का क्या आ गया, आयतन आ गया। क्या ये बात समझ गए ना, समझ में आ जाएगा। या फिर 2 से काट दे, 2 11 में क्या, 3 त्रिक्का 9, 11 में 99। अब इसमें कुल खर्च देखना है आपको, कुल खर्च देखना है, तो कुल खर्च बराबर 99 गुणे में 30 रुपया, तो 99 9 त्रिक 27 के साथ 9 त्रिक 27 2 29, 2970 रुपया कुल खर्चा आएगा। कितना आएगा भैया, 2970 रुपया उस कुएं को खोदने का खर्च आएगा, बात समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न आप देखते हैं क्या कहता है, कहता है कि 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, फेंका जाता है, 2 पासा है, इन दोनों पासों को एक साथ जब फेंका जाता है तो ऐसे में सम अंक ऊपर आने की घटना का समुच्चय ज्ञात कीजिए। समुच्चय ज्ञात करना है, सम अंक आने की घटना का समुच्चय ज्ञात करना है। तो ध्यान रहे, इसे आप एक लाइन में लिख सकते हैं, ढेर बड़ा सा ना लिख करके। ये बताओ जब 2 पासे फेंके जाएंगे तो पहले पर सम अंक आएगा, छोटा से छोटा क्या आएगा, देखो पासे पर 1 2 3 4 5 और 6 है, इसमें देखो 2 सम है, 4 है और 6 है, बात समझ गए ना। तो ये बताओगे जब आपको बताया गया कि पहले पासे पर 2 आएगा तो दूसरे पासे पर भी 2 आ सकता है, यदि पहले पासे पर 2 आया तो दूसरे पासे पर 4 आ सकता है, पहले पर 2 आया तो दूसरे पर 6 आ सकता है। ये 2 से मैंने प्रायिकता देख लिया। पुनः फिर आप जब देखोगे, माना पहले पासे पर 4 आ गया तो दूसरे पासे पर 2 आ सकता है, अगर पहले पासे पर 4 है तो दूसरे पासे पर भी 4 आ सकता है, पहले पासे पर 4 है तो दूसरे पासे पर 6 आ सकता है, ये सम आने की प्रायिकता। फिर एक बार पुनः देखोगे तो 6 अगर पहले पासे पर है तो दूसरे पर 2 आ सकता है,
यदि पहले पर 6 है तो दूसरे पर 4 आ सकता है, या पहले पर 6 है तो दूसरे पर 6 आ सकता है। यही समुच्चय है, यही सवाल का उत्तर है कि कुल 9 बार उनके सम आने की प्रायिकता, यानी सवाल का उत्तर। समझ गए? बस इतना लिखोगे तो भी आपके सवाल के उत्तर यानी पूरा नंबर आपको मिलेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका का सूत्र और तरीका सब प्रश्नों में आपको बताया गया, बहुत सवाल कराए गए। माध्यिका क्या होता है? अगर विषम पद है तो n+1/2वां पद, अगर सम पद है तो n/2वां पद। बताओ, समझ गए ना? तो चलो पहले इसे सरल करते हैं। देखो, इसके लिए आपको लिखना होगा पद, फिर लिखना होगा बारंबारता, फिर आपको लिखना होगा संचयी बारंबारता। क्या लिखना होगा? संचयी बारंबारता लिखना होगा। ठीक है ना? चलो देखो, बारंबारता में पद 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है और 14 है। अब इसकी बारंबारता कितनी है? 3 है, 2 है, 2 है, 4 है, 3 है, 1 है और 2। संचयी बारंबारता देखोगे तो 2 पद की बारंबारता 300, संचयी बारंबारता 3, लेकिन अगले पद 4 की बारंबारता 2 है तो संचयी बारंबारता हो जाएगी 5, 5 2 7, 7 4 11, 11 3 14, 14 1 15 और 15 2 17। ये हो गई संचयी बारंबारता। अगर पदों की संख्या आप देखोगे तो कितना आ जाएगा? 3 2 5 2 7, 7 3 10, 4 14 1 15 2 17 पद हो जाएंगे। अब देखो आपको क्या है, यहाँ विषम पद आए हैं तो माध्यिका बराबर क्या होता है? तो माध्यिका बराबर हो जाएगा यहाँ पर कि n+1/2वां पद, क्योंकि यहाँ विषम पद आया है तो 17 प्लस में 1/2, 17 1 18/2, तो 2 9 18 यानी 9वां पद सवाल का उत्तर होगा। अब 9वां पद देखो किस में आएगा? यहाँ 17 तक पद है, यहाँ 15 तक, यहाँ 14 तक, यहाँ 11 तक, यहाँ 7, यानी 7 के बाद 11 से पहले, यानी आपकी संचयी बारंबारता माध्यिका आपकी जो है इस वाली लाइन में आएगी। किस वाली लाइन में? इस वाली लाइन में आएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ गए ना? तो माध्यिका आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका 8 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8। 9वां पद क्या है? 8 है, तो माध्यिका क्या है? माध्यिका आपका 8 हो जाएगा और सवाल का उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ जाएगा? तो नोट कर लेंगे और माध्यिका 8 लिख देंगे। क्या बात समझ में आ गया? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है और जिसमें त्रिभुज ABC। देखो, समकोण त्रिभुज कुछ ऐसा होता है जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है, 90 अंश। अगर चिन्ह बना दिए, ऐसा चिन्ह बना दिए तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये 90 अंश है। और यहाँ पर क्या होता है? एक दूसरे के दोनों कोण क्या होते हैं? पूरक कोण होते हैं। यहाँ पर 90 अंश दे दिया और tan, ध्यान दो, tan बराबर होता क्या है? tan A बराबर दिया है 4/3। चूंकि tan बराबर होता क्या है? लंब बटे में आधार होता है। tan बराबर लंब बटे आधार होता है। आपको सूत्र याद रख लेना है, लाल बटे कक्का, LAL, लाल बटे KA। देखो, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ये साइन होता है, ये कास होता है, ये टैन होता है। लंब बटे आधार टैन है तो लंब 4 है तो लिख दो 4, आधार 3 लिख दो। ये होता है लंब और ये होता है आधार। ये क्या होता है? ये कर्ण होता है। ठीक है ना? अब देखो यहाँ क्या कहा है? यहाँ साइन स्क्वायर, आपको क्या ज्ञात करना है? हल कीजिए। क्या निकालना है? साइन स्क्वायर A प्लस में कॉस स्क्वायर A का मान ज्ञात कर। वैसे तो सूत्र के माध्यम से इसका मान 1 होता है, लेकिन आपको हल करके दिखाना है तो आपको लिखना पड़ेगा पहले क्या लिखना होगा? इसका मान ज्ञात करना होगा, क्योंकि साइन बराबर क्या होता है? चूंकि साइन A हो, थीटा हो, तो ये होता है लंब बटे में कर्ण होता है। लंब बटे में क्या होता है? कर्ण। तो चलो यहाँ देखो, पहले कर्ण का मान निकालो। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है? आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। आधार आपके पास 3 है तो 3 का वर्ग, 3 का वर्ग लिख दो, आप चाहे 3 लिख दो, 3 का वर्ग लिख दिए। लंब 4 है तो 4 का वर्ग 16, तो 16 9 क्या हो गया? 25।
कर्ण, वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा, तो कर्ण का मान हो जाएगा 5। अतः इसकी जो कर्ण वाली भुजा, तिरछी भुजा है, इसका मान क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। अब कह रहा है कि चलिए आप बताइए साइन स्क्वायर ए या थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो चूंकि साइन बराबर क्या होता है? साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है, 4/5 का होल स्क्वायर, और कॉस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखो ध्यान दो, अब आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ 4 चौक के 16 हो जाएगा। यहाँ देखो कि क्या हो जाएगा? 4 चौक 16/5 25। यहाँ 3 त्रिक का 9/5 25। आधार समान है, हर समान है, अंश जुड़ जाएंगे, तो 16 9 25 बटे क्या हो गया? 25। अतः इसका टोटल मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ गए ना। या सूत्र के माध्यम से आप समझ सकते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर ये जान गए तो सवाल का उत्तर भी लगा ले जाओगे। क्या इतनी बात समझ गए ना? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता क्या है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि 550 घन सेंटीमीटर लोहा, एक लोहा 550 घन सेंटीमीटर है, यह बेलनाकार सरिया बनाया जाता है। एक घन के आकार का मोटा सा लोहा है, इसे क्या करना है? सरिया बनाना है। सरिया बनाना है तो सरिया भैया पतला सा होता है, और सरिया कैसा हो? बेलन के जैसा होता है। अब आपको पता होगा कि इस घन का आयतन बराबर सरिये का आयतन। अब यही आपको समझना है, तो मैं लिख देता हूं। देखो सरिया का आयतन पूछा क्या है? सरिया का व्यास 1 सेंटीमीटर, तो सरिया की लंबाई, तो आप लिखोगे क्या? सरिये का आयतन, बात समझ रहे ना? सरिया का आयतन ब्रैकेट में लिख लेना बेलन, और बराबर क्या हो गया? घन का आयतन। बात समझ रहे ना? घन का आयतन। अब ये बताओगे बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, और घन का आयतन होता है भुजा की 3 घात। भुजा की 3 घात। पाई का मान होता है 22/7, और त्रिज्या देखो कितना दिया है? व्यास 1 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 1/2, क्योंकि आर स्क्वायर तो 2 बार। लंबाई बराबर ऊंचाई, सरिया की लंबाई बराबर ऊंचाई, और यहां देखो 550 दिया है, 550 घन सेंटीमीटर। चलो 2 से कट जाएगा, 11 आ जाएगा, 11 बटे में चला जाएगा, और 7 और 2 7 दूनी 14 यहाँ चला आएगा। ऊंचाई रह जाएगी, और सवाल का 11 पचे 55 आ जाएगा, 14 पचे 70, 700 क्या आ जाएगा भैया? 700 सेंटीमीटर। 700 सेंटीमीटर सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी उस सरिया की लंबाई कितनी है? 700 सेंटीमीटर है। यह आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या इतना समझ में आ जाएगा? तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम सभी लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है, अगला प्रश्न कहता क्या? इसे समझिए कि एक टोकरी है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है एक टोकरी है आपके पास, एक फूलों की टोकरी है, एक टोकरी आपके पास है फूलों की। बात समझ रहे हैं ना? और इसमें क्या भरे हैं? फूल भरे हैं। बात समझ गए? इसमें फूल भरे हैं ढेर सारे। अब इसमें फूल जो भरे गए हैं, और ये फूलों की संख्या कितनी है टोकरी में? फूलों की संख्या टोकरी में कितनी है भैया? 1250। 1250 फूल भरे हैं। और देखो कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी नगर के प्रत्येक मंदिर में उतने ही फूल चढ़ाता है जितना कि उस नगर में मंदिर हैं। यदि उसके पास 8 टोकरी फूल चढ़ाएंगे, यदि उसके कुल 8 टोकरी, तो एक टोकरी में एक 1250, तो 8 टोकरी मिलाकर आप ऐसे लिख लो कि ऐसे लिख लो। क्या लिख लो भैया? छोड़ो, आप सीधे लिखो कि एक टोकरी, क्या लिखोगे? एक टोकरी में फूल 1250, ठीक है ना? तो 8 टोकरी में कुल मिलाकर फूल कितने हो? 8 टोकरी में फूलों की संख्या 8 टोकरी में फूलों की संख्या बराबर 1250 गुणे में 8। आओ देखो ये आ जाएगा 10,000।
10,000 फूल आ जाएंगे। गुणा कर लेना, 8 शून्य शून्य, 8 पंचे 40 शून्य हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 शून्य हासिल 2, 8 एक 8 2 10। 10,000 फूल वो चढ़ाना चाहता है। अब ये बताओ माना मंदिरों की संख्या, आप लिख लो माना मंदिरों की संख्या, माना मंदिरों की संख्या x, प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए गए फूलों की संख्या आप लिख लो, क्या लिख लो, प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए गए फूलों की संख्या भी क्या है, x है। तो अतः कुल चढ़ाए गए फूलों की संख्या बराबर फूलों की संख्या। तो क्या हो जाएगा, अब आप देखोगे कुल x फूल चढ़ाया और x मंदिर में कुल फूल कितने हैं, 10,000 फूल। तो x स्क्वायर बराबर 10,000 के। अब आप देखोगे कि क्या हो जाएगा, वर्ग का उल्टा वर्गमूल हो जाएगा और x का मान आ जाएगा 100। अब क्या है भैया, वहां 100 मंदिर थे, अतः मंदिरों की संख्या बराबर 100 और प्रत्येक फूल के उसके प्रत्येक मंदिर में चढ़ाए गए फूलों की संख्या भी 100 हो गई। समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु है। एक आपके पास क्या है, लंबवृत्तीय शंकु है। एक लंबवृत्तीय शंकु है, ध्यान रहे, एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या के बराबर है। एक लंबवृत्तीय शंकु है और जिसकी ऊंचाई h, उसके आधार की त्रिज्या यानी r यानी h बराबर किसके है, r के है। शंकु की जो ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या यानी r के बराबर है। उसका आयतन, यदि इसका आयतन दिया है, क्या दिया भैया, शंकु का आयतन दिया गया है। शंकु का आयतन बराबर होता है, दिया है 9 पाई घन सेंटीमीटर दिया है। शंकु का आयतन 9 पाई घन सेंटीमीटर दिया है। अब देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h बराबर 9 पाई के। कह रहा शंकु की ऊंचाई यानी h ज्ञात करो। अच्छा h बराबर जब आपको r मिला है तो जहां कहीं r है वहां h लिख सकते हैं, जहां कहीं r है वहां h लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो पाई से पाई खत्म हो गया, 3/3 गुणे में चला गया। यहाँ r की जगह हम h स्क्वायर इंटू में h लिख देते हैं और 9 त्रिक 27 लिख देते हैं। देखो h यहाँ 1 है, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगी तो h की घात 3 हो जाएगा और बराबर क्या आ जाएगा, 27। घन का उल्टा घनमूल हो जाएगा तो h का मान क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, यानी h बराबर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ये बात समझ जाएंगे ना, h बराबर कितना सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अतः शंकु की ऊंचाई क्या होगी, वो 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक है ना, बात समझ में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। देखिए एक शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु दिया गया है, शंकु ऐसा होता है। अभी शंकु बनाया गया था और पिछली क्लास में आपको शंकु के बारे में समझाया गया था। शंकु मतलब जोकर की टोपी ले सकते हैं आप, या शंकु मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि पॉपकॉर्न का गत्ता, डिब्बा, या आइसक्रीम का बर्तन। देखिए कह रहा है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी ये वाली ऊंचाई दी गई है, तिरछी ऊंचाई यानी ये वाली क्या दिया गया है, 10 सेंटीमीटर दिया गया है। और कह रहा है इसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दी गई है। कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। अच्छा बताओ शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए h की जरूरत होती है। क्यों, क्योंकि आप देख सकते हो लिखा गया है शंकु का आयतन। अरे शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर। h होता कि नहीं होता, तो वहां देखो r का मान तो आप पा गए लेकिन h का मान नहीं दिया है, तो h का मान यहां से ज्ञात करोगे। देखो ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और धन क्या लगाओगे, लंब यानी ऊंचाई का स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ l को h का स्क्वायर समझेंगे आप। आधार 6 है,
तो 6 का वर्ग बराबर ऊंचाई का स्क्वायर, कर्ण है 10, 10 का वर्ग लिखोगे, 10 दहा में 100 बराबर में 6 का 36 लिखोगे आप, और प्लस में h स्क्वायर, प्लस 36 उधर प्लस है, इधर माइनस 36 हो जाएगा, 100 माइनस 36 बराबर 8 अठाई 64, 64 हो जाएगा, और वर्ग का उल्टा वर्गमूल होगा, अतः h बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बताओ h बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो यहाँ चलो लिखो, शंकु का आयतन होता है 1/3, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या के रूप में लिखने वाले हैं 6, और ऊंचाई क्या आपकी है, ऊंचाई है 8 है। अब देखो यहाँ 6 एक बार और आपको लिखना, क्योंकि त्रिज्या 6r स्क्वायर है, तो त्रिज्या जो भी 6 तो 6 गुणे में 6, और गुणे में साथ में क्या लिखना है, 8 लिख, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखो आप गुणा करो, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 के 4, 12 दूना 24, 2 26, गुणे में 8 बटे में 7, फिर से 8 चौक 32 के 2 हासिल है 3, 8 छक 48, 48 3 51 के 1 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 5 31, और बटे में क्या आया, 7 आया। अभी एक बार पुनः आपको क्या करना है, भाग करना है। चलो देखो भाग करते हैं, तो 7 चौक 28, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, बात समझ रहे ना, कुछ गुड़ा उड़ा गड़बड़ तो नहीं हुआ भैया। देखिए 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 2 हासिल 3, 8 छक 48, 3 51 के 1 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 5 21, 31 नहीं 21 होगा, सॉरी। देखो फिर से गुणा करो, हाँ गुणा गड़बड़ हो रहा था भाई। देखो 8 चौक 32 के 2 हासिल 3, 8 छक 48, 3 51 के 1 हासिल 5, 8 दूनी 16, 16 5 21 होता है, और बटे में 7। अब सही है। अब देखो जब आप भाग करोगे तो 7 त्रिक 21, और 7 से भाग दोगे नहीं जाएगा तो 0 उतार लोगे, 12, 7 एकम 7 5 12, 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 घन सेंटीमीटर सवाल का उत्तर, यानी 301.7 घन सेंटीमीटर इस शंकु का आयतन होगा। प्यारे साथियों, मैंने उत्तर प्रदेश डीएलएड के सभी सेमेस्टर का लघुत्तरीय प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न बनाकर आपके इस YouTube चैनल पर अपलोड किया है। ध्यान रहे, आप किसी भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत आराम से वीडियो को लास्ट तक देखें और समझें। जितने भी प्रश्न दिए गए सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा ले लो, आप अपना एग्जाम ले लो, चाहे कंपटीशन का चाहे डीएलएड सेमेस्टर का, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी वीडियो को आपको अच्छे से देखना है और बढ़िया से लिख लिख कर तैयार करना है। और यह आपका 4th सेमेस्टर का प्रश्नों की श्रृंखला का अंतिम वीडियो होगा। अब आपको 2-3 पेपर जो है उसको हल करवा दिया जाएगा। उसके बाद आपको 1 दिवसीय परीक्षाओं के मैथ के प्रश्न हल करवाए जाएंगे, जो आपके 1 दिवसीय परीक्षाओं में यानी कंपटीशन में, जैसे एसएससी, रेलवे या किसी भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर के हैं, प्रीवियस ईयर के प्रश्न हल करवाए जाएंगे और सेट बनाकर हल करवाए जाएंगे, जहां से आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो अभी भी देर ना करें। यदि अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटा भी दबा दें, ताकि हमारा जो है अगला वीडियो जो हो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। और अगर अपने मित्रों को अभी तक आपने नहीं बताया है तो उनके पास भी वीडियो शेयर कर दें और चैनल को शेयर करके बताएं कि आप सभी अपने इस YouTube चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन यानी घंटा भी दबा लें। यानी आपका ये चैनल धीरे धीरे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपको बहुत ही फायदा होने वाला, फ्री ऑफ कास्ट। प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि यह सभी वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो एकदम मन बना के, मूड बना के अपने इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम करिए, क्योंकि फ्री ऑफ कास्ट आपको सभी चीज दिया जा रहा है। आगे भविष्य में ढेर सारी संभावनाएं हैं। जैसे ही चैनल आपका आगे बढ़ता जाता है वैसे ही आपको और कुछ इस वीडियो, इस YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।